नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल के प्रश्न, भक्तिकाल के प्रश्न, रीतिकाल के प्रश्न, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्न, काव्यशास्त्र के प्रश्न हल कराए गए हैं और इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं। उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज भाषा विज्ञान के प्रश्नों को हल किया जा रहा है, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? अष्टम अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं और प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थीं, लेकिन 21वें संशोधन से 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार से तो भाषा हुई सिंधी को लेकर 15 हो गई और फिर 71वें संशोधन में 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसका हम 4 टिकट याद करेंगे, नीम, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। उसके बाद सन 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं। इस प्रकार से वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो यह देवनागरी के लिए संकेत किया जा रहा है। और अगर लिपियों का विकास क्रम देखें तो पहले चित्रलिपि, फिर उसके बाद सूत्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपियों को 2 भागों में बांटा गया, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। तो ये जो भारतीय भाषाएं हैं, भारत की जो लिपियां हैं, वो सभी अक्षरात्मक हैं। फिर है भाषा पर आधारित है, तो भाषा पर वाक्य आधारित है और भाषा के 4 भेद हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। और अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तो भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई पूछा जाए तो शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। फिर है भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, तो हिंदी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा होने की मान्यता दी गई है। फिर है शैली से देवनागरी, बंगला, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है, तो यह है उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। फिर है पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है, तो यह भाषा है। यहाँ पे अगर हम भाषा लिख दें, भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से सरलता की ओर जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, भाषा की परिभाषा अगर देखना चाहे तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। तो ये जो है कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। और बाबूराम सक्सेना की परिभाषा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको
समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। ये परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत कितना है? ये कुल 73% है। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप है, यह है सांकेतिक भाषा। जब लिखकर कहा गया तो लिखित, बोलकर मौखिक और संकेतों के माध्यम से सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में जैसे तिराहे या चौराहों पर भीड़ को एकत्रित करने के लिए जो सिपाहियों द्वारा या पुलिसकर्मियों द्वारा संकेत किया जाता है वो सांकेतिक भाषा है। प्राचीन नागरी, अगला प्रश्न है कि नागरी यहाँ पे लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। फिर राजभाषा आयोग की सिफारसों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये 344 के अंतर्गत किया गया है। और 351 में भाषा का विकास, और 343 में संघ की राजभाषा उल्लिखित है। फिर नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम था? तो प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो ये नांदे नागरी नाम था। फिर है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था? तो ये किया था हार्नले ने। फिर किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपभ्रंश को। फिर है, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो ये कहा है हरदेव बाहरी ने। ब्रजबुल किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ये है बंगला भाषा का। और ईश्वरचंद गुप्त ने ब्रजबुल भाषा नाम दिया था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? पूछ रहा है। तो मागधी अपभ्रंश से मराठी का संबंध नहीं है। मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं हैं? मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यह बिहारी बोली के अंतर्गत मगही आती है। मगही मैथिली और भोजपुरी बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब भाषाएं, और इसके अतिरिक्त हरियाणवी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343(2) में। 343(2) में। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। रोमन भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि का क्रम वो
दाएं से बाएं है। देवनागरी जो है बाएं से दाएं और रोमन लिपि भी बाएं से दाएं। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? बंगाली जो है वो द्रविड़ परिवार की नहीं है, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित है। और कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? तो चीनी जो है वो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती, जबकि जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी ये सब रोमन लिपि में लिखी जाती है। चीनी जो है, चीनी भाषा एकाक्षरित एकाक्षर है और इसकी जो लिपि है वो मंदारिन है। हिंदी की लिपि कहलाती है, हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। और पंजाबी की लिपि जो है वो गुरमुखी है। बघेली बोली का क्षेत्र है, बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग या वैज्ञानिक ज्ञान प्रयोग या शब्दावली आयोग। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन यहाँ पे किया गया था। ये अलग से अगर प्रश्न आ जाए कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था, तो सन 1961 ईस्वी में। फिर एक, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली आती है। फिर मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास, मानक हिंदी जो है खड़ी बोली को माना गया है, खड़ी बोली को। और खड़ी बोली यहाँ पे दिया हुआ है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो खड़ी बोली से। और खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? तो राष्ट्रीय एकता का वह पर्याय बनी। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। इसमें जो है खड़ी मात्राओं का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। फिर एक, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जा सकता? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जा सकता? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर,
वाक्य रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, लिपि तथा संकेतों के स्तर पर। ये प्रश्न अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उत्तर दीजिए। धन्यवाद।